हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डायमेंशंस के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ डायमेंशंस हमने पढ़ी थी और उस पे मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी और राइट साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट मीन्स उसी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो दोनों को इक्वेट करने पे बनती है डायमेंशनल इक्वेशन। अब ये जो इसका यूज है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस में। अब ये आपका सिर्फ इसी बेस पर है या वी कैन से इसका जो एक मेन वी कैन से प्रिंसिपल है वो ये है that it is based on the principle of homogeneity of dimensions। क्या है इसको जरा डिटेल में समझ लेते हैं। Only those physical quantities can be added or subtracted which have the same dimensions। सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मतलब उनके ऊपर कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है जब उनकी डायमेंशंस सेम हो। अगर उनकी डायमेंशन सेम नहीं है तो उन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता। और इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। दैट मीन्स जो होमोजेनियस डायमेंशंस होंगी, दैट मीन्स सेम डायमेंशंस होंगी, सिर्फ उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अब इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने में। दिस इज वेरी यूजफुल इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स आर नॉट सेम द इक्वेशन इज रॉन्ग। अगर आप डायमेंशंस निकालें टर्म्स की और अगर वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है वो गलत है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं सबकी डायमेंशंस इक्वल आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। Therefore, dimensions are customarily used as the preliminary test of consistency of an equation। इसीलिए अगर कभी भी हमें किसी इक्वेशन में कोई डाउट होता है तो उसमें उसको टेस्ट करने का पहला तरीका है जो उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट कहा जाता है, दैट इज उसकी डायमेंशंस को चेक करना। So if we have some doubt about the correctness of the equation, we check the dimensions। अब इसमें हमें जो ये सिर्फ एक आपका बेसिक टेस्ट है बट ये हमेशा सही नहीं हो सकता। इसमें कभी कभी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी करेक्ट इक्वेशंस। हमेशा ये सही नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि आप देखेंगे कि एनर्जी की फॉर्म्स, आप डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म्स निकालते हैं, उनके फॉर्मूले सबके अलग अलग है। आप देखते हैं कि सबकी जो यूनिट है वो जूल ही आती है। इसी तरीके से और भी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनके जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है हो सकता है उसकी डायमेंशन किसी और फिजिकल क्वांटिटी की सिमिलर डायमेंशन बन रही हो। तो ये हमेशा बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन को गारंटी नहीं करती। लेकिन फिर भी हम कुछ फॉर्मूले या फिर आप कुछ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी इससे निकाल सकते हैं। वी कैन टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन एज फॉलोज। इसके कुछ प्रोसेस है, इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको सिंपल एक क्वेश्चन लिख के दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको डिराइव कीजिए। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे और उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी या होमोजेनिटी कैसे निकाली जाती है। तो इसमें एक इक्वेशन यहाँ आपको दी हुई है। क्वेश्चन है कि आपकी इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर जो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है और राइट साइड में है एम जी एच जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। इनकी आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट या वी कैन से होमोजेनियस तब होगी जब इसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम होंगी। सो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की डायमेंशंस चेक करेंगे। डायमेंशंस में आप लेफ्ट साइड में देखिए 1/2, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। m मींस मास, m के लिए आप यूज करेंगे m। v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी और वी कैन से स्पीड। सो इसकी होती है एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड होती है इसकी यूनिट। तो उसी से डायमेंशन निकल के आती है आपकी एल टी माइनस 1 और उसका स्क्वायर है। सो एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर।
जब आप उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी l की पावर 2 और t की पावर -2, जब आप इनको एक साथ लिखेंगे करेक्ट फॉर्म में तो दिस विल बी ml2t -2। सो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस। नाउ कम टू राइट साइड। राइट साइड में फॉर्मूला है आपका mgh, m मास है तो उसकी यूनिट, उसकी डायमेंशन होगी m, g विच इज ग्रेविटेशन, आपका ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इस टर्म है तो आपकी एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होती है वो होती है lt -2, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो lt -2 g की डायमेंशन हो गई h, जो कि हाइट है, हाइट की डायमेंशन सिंपल l होगी क्योंकि ये आप मीटर्स में ही कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा m, और बाकी दो को एक साथ सॉल्व करके l2t -2, और फाइनली अब इसको लिखेंगे ml2t -2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन सेम है। So the dimensions of left hand side and right hand side are same and hence the equation is dimensionally correct। तो इसका जो हमारा टेस्ट था वो तो हो गया, क्योंकि LHS और RHS दोनों की डायमेंशन सेम है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। नाउ इसी चीज का यूज किया जाता है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने में, रिड्यूसिंग रिलेशंस अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में आपको रिलेशन रिड्यूस करने के लिए दिया जा रहा है, ये एक दूसरे से एक कैसे रिलेटेड है या ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। सो ये आपको ज्यादातर क्वेश्चन में दिया जाएगा जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल है यहाँ पर, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, और उस सिंपल पेंडुलम में एक बॉब एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है तभी वो सिंपल पेंडुलम बनता है। दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की एक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ l। हमने यह सपोज किया है कि उस सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो जिन जिन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसके बारे में लिखा है कि वो एक तो उस पेंडुलम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा मास ऑफ द बॉब, बॉब के मास के ऊपर डिपेंड करता है, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो जहां भी ऑसिलेट कर रहा होगा ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर जरूर होगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। आपको इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है, स्पेशली लिखा गया है यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस का ही मेथड का यूज करके आपको इनके बीच में ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सो स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, ये डिपेंड करता है एल, जी और एम पर, लेकिन इनमें से कितनी रेस्ट टू द पावर तक ये डिपेंड कर सकता है, किस तरह से डिपेंड कर सकता है, ये हमें नहीं पता। तो हम इसको लेकर चलते हैं कि ये एल की पावर एक्स, जी की पावर वाई और एम की पावर जेड पर डिपेंड करता है। साथ ही हम ले लेते हैं एक कांस्टेंट के, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट वैल्यू भी अगर होगी तो वो हम उसको के मान लेते हैं, जनरली इसको के ले लेते हैं। अब ये क्योंकि हमने कांस्टेंट लिया है तो ये इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी, हम बात करेंगे सिर्फ एल, जी और एम, इन तीन टर्म्स के बारे में। नाउ दोनों साइड की डायमेंशंस को डायमेंशंस को हमें लिखना होगा, क्योंकि यही हमारा प्रिंसिपल है कि लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट मानी जाएगी। सो हम दोनों तरफ की डायमेंशंस को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट साइड बहुत क्लियर है, लेफ्ट साइड में आपका सिंपल सा सिर्फ एक टाइम पीरियड दिया हुआ है और टाइम पीरियड की डायमेंशंस आपकी टी ही होगी। हमें जो एक्चुअली कंसीडर करना है वो करना है राइट साइड को। अब राइट साइड को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने बात की है एल के बारे में, एल की पावर एक्स के बारे में। तो इसको यहाँ पे सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है, एल की पावर 0, एम की पावर 0, टी की पावर 1। ये लेफ्ट साइड की डायमेंशन है जिसमें लेंथ का कोई रोल नहीं है, मास का कोई रोल नहीं है, सिर्फ टाइम पीरियड है, तो इसकी डायमेंशन सिर्फ टी ही है। राइट साइड में एल है,
तो एल की जो डायमेंशन है वो एल की पावर 1। अगर आप यहाँ 1 नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी पावर x हमने कंसीडर की हुई थी तो x ही लिखेंगे। उसके बाद आपकी आती है g, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2 या एल की पावर 1 टी की पावर माइनस 2 और उसकी पावर y हमने कंसीडर की हुई है। नेक्स्ट m, आपका मास है बॉब का। सो मास की जो डायमेंशनल हम मास की डायमेंशन कैसे लिखते हैं, कैपिटल M से। सो M की पावर है Z, Z पावर हमने कंसीडर की हुई है। अब इनको एक साथ थोड़ा लिखेंगे तो L की पावर X और यहाँ से आ जाएगी Y, एक यहाँ से X यहाँ से Y। अगर सेम बेस होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो सेम यहाँ पर होगा L बेस पर X प्लस Y बन जाएगा। t में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि और कोई t है ही नहीं, सो दिस विल बी माइनस 2y। एक पावर के ऊपर अगर दूसरी पावर हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, सो दिस विल बी माइनस 2y। नेक्स्ट m की पावर z। तो ये आपका बन गया राइट साइड का फॉर्मूला। बट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों साइड को कंपेयर। L की पावर लेफ्ट साइड में कितनी है, राइट साइड में कितनी है, T की कितनी है, M की कितनी है, उन सबको कंपेयर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं L की। L की पावर राइट साइड में x प्लस वाई जबकि लेफ्ट साइड में 0 है, सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। T की पावर राइट साइड में माइनस 2y है, लेफ्ट साइड में 1 है, सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड, M की पावर राइट साइड में आपकी सिर्फ z है और लेफ्ट साइड में वो 0 है, तो z की वैल्यू z इज इक्वल टू 0, दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन। सो बेसिकली इनको करने का हमारा मोटिव क्या है, हमें चाहिए x, y और z की वैल्यू। सो z की वैल्यू तो क्लियर है, z की वैल्यू 0 है, बचते हैं x और y। तो आप देखेंगे कि ये जो सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई है इससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 होगी, तो y की वैल्यू माइनस 1/2। और जब आप इसी माइनस 1/2 को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू प्लस 1/2 आ जाएगी। इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। एंड z की वैल्यू 0। तो आपको x y z तीनों की वैल्यू पता चल गई, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो फॉर्मूला है आप उसमें इसको x y z की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में t था, के आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट था, l की पावर 1/2 एंड g की पावर माइनस 1/2। m को यहाँ से हटा दिया गया क्योंकि m की पावर 0 थी और m की पावर 0 का मतलब 1, तो इसलिए उसको यहाँ से हटा दिया गया। इसको अगर थोड़ा सा करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो t इज इक्वल्स टू बन जाता है स्मॉल k जो कि एक कांस्टेंट है इनटू स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। सो ये आपका बन जाता है करेक्ट फॉर्मूला। लेकिन इसमें एक पॉइंट नोट कीजिए, इससे आपको t इज इक्वल्स टू के एल अपॉन जी पता चल गया। दैट मीन्स ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो टाइम पीरियड है वो l और g पर किस तरह से डिपेंड करता है या m पर यानी कि बॉब के मास पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो इससे ये पता चलता है कि बॉब के मास पर तो डिपेंड ही नहीं करता। l और g के बीच में रिलेशन आपने निकाल लिया, लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर नहीं हुई और वो है k की वैल्यू। k की वैल्यू हमने खुद से कांस्टेंट कंसीडर किया था, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू इस मेथड से डिटरमाइन नहीं की जा सकती। सो हियर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर ऑन द राइट साइड डज नॉट इफेक्ट इट्स डायमेंशन। आप चाहे k की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दें, डायमेंशंस चेंज नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस है। लेकिन हम अगेन आप इसको डिराइव तो कर पाए पूरे फॉर्मूले को, बट एक्चुअली k की वैल्यू एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करके ये वैल्यू पता लगाई गई, तो ये k की वैल्यू निकल के आती है 2 पाई के इक्वल। तो जो आपका करेक्ट एक्चुअली फॉर्मूला होता है वो होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन जी। सो इस तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन का फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं। अगर आपको पता है उसका फॉर्मूला, आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हैं, वरना आपका यहाँ तक भी करेक्ट माना जाएगा। अगर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला होगा तो आपको वैल्यू कांस्टेंट की क्वेश्चन में लिख के दे दी जा सकती है। बट इट इज़ वेरी सिंपल। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले डायमेंशंस, आपको सबसे पहले जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई है आपको वो लिखनी है, उनकी कुछ पावर कंसीडर करनी है, लेफ्ट साइड की डायमेंशंस जो कि हमारे लिए एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। हम जानते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है,
राइट साइड में वो सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके ऊपर हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। सो आप उनको पावर्स में लेके, जैसे इसमें पावर x y z, इसी तरह से लेंगे, लेफ्ट साइड की डायमेंशन निकालेंगे, राइट साइड की डायमेंशन निकालेंगे, दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे। नाउ दिस मेथड कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ये सिर्फ डायमेंशनल वैलिडिटी को तो बताता है, लेकिन जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, कई बार ये मेथड वो बताने में फेल हो जाता है। ये साथ ही इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस। कभी कभी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ऐसी कुछ यूनिट्स, ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, तो हम उनके बीच में ये फर्क नहीं बता पाते कि यहाँ ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी आप देखेंगे कि सेम ही यूनिट्स और सेम ही डायमेंशंस निकल कर आ जाती हैं। सो उनके बीच में ये डिस्टिंग्विश करने में या डिफरेंस बताने में ये मेथड यूजफुल नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ही इसको होमोजेनिटी इसको चेक करने में या फिर ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने में यूजफुल भी है। सो ये आपके लिए एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह से या तो फॉर्मूला डिराइव कीजिए या फिर इसकी करेक्टनेस को चेक कीजिए, या फिर ये बताइए कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, और अगर करेक्ट नहीं है तो करेक्ट कीजिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।